आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हरियाणा और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात शबाब पर है। दोनों रियासतों में तशहीरी मुहिम अपने आखिरी पड़ाव पर है। तमाम पार्टियों का फोकस इंतखाबी तशहीर पर है। कैंपेन में तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद इस बार भी 2014 की कारकर्दगी दोहरा पाएगी? क्या कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद मजबूत हरीफ को जेर कर पाएगी? क्या 2019 में असेंबली इंतखाबात की तस्वीर कुछ हद तक मुख्तलिफ होगी या बहुत हद तक मुख्तलिफ होगी? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात 24 अक्टूबर को ही पता चलेंगे। लेकिन इससे पहले खासकर महाराष्ट्र में इंतखाबी माहौल गर्मा चुका है। अपने पराए सभी पर तूल रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा यह देखना बहुत अहम होगा और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि 21 अक्टूबर को अवाम आखिर किसके हक में फैसला एक तरह से सुनाएंगे, क्योंकि अब फैसला अवाम के हाथ में है। लेकिन अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो एक तरह से बीजेपी काफी मजबूत दिख रही, बीजेपी इत्तेहाद काफी मजबूत दिख रही, लेकिन ताकत या मजबूती वो एक तरह से आवाम के ही हाथ में होती है और खासतौर से वोटर के हाथ में कि वोटर किसके हक में फैसला करेंगे यह देखना बहुत अहम होगा। इन इंतखाबात का रुख आखिर क्या कुछ बनने जा रहा है, इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मुंबई से एमआईएम सपोर्टर और लीडर मोहम्मद लुकमान नदवी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा बाल मुकुंद शर्मा जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए और कुछ देर में बीजेपी लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अपने मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले लुकमान नदवी साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जो इंतखाबात हैं और जो तशहीरी मुहिम जो चल रही है एक तरह से अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 21 तारीख को पोलिंग होनी और उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां हम देख रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और खास तौर से अगर हम आपकी पार्टी की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ अब तक जमीन उसके लिए हमवार हुई है? क्योंकि जो लोकसभा इंतखाबात थे उससे हटकर अगर आप असेंबली के इंतखाबात देखिए तो जो अघाड़ी जो पार्टी थी, जो आपकी इत्तेहादी थी, वो भी अब एक तरह से आपसे अलग हो गई है। लुकमान साहब। जी सबसे पहले तो आपको सलाम अर्ज़ है। ओके सर। बात यह है कि आपने पूछा कि इस वक्त इंतखाबी माहौल में और ख़ास तौर से आपने सवाल किया बहुजन अघाड़ी जो अलग हो गई उस सिलसिले में। मैं आपको बता दूं कि इंतखाब है, खा वो अकेले लड़ा जाए या किसी के साथ इत्तेहाद करके लड़ा जाए। बहरहाल हमारी ताकत जो पहले थी वो आज भी है। ये और बात है कि अगर हम वंचित अघाड़ी के साथ मिल के लड़ते तो जो इलेक्शन हम फाइट कर रहे हैं, जिस पोजीशन में हम फाइट कर रहे हैं उससे कहीं और ज़्यादा अच्छा फाइट करते। और लेकिन हमारी चूँकि अपनी जो ताकत है ना वो कमज़ोर नहीं हुई है। हमने लोकसभा इलेक्शन में एक कैंडिडेट उतारा था और वो एक कैंडिडेट हम जीत कर लेके आए। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में आप देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम 15 सीटें जीत कर आएगी। आप देखेंगे इंशाअल्लाह। और हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और आवाम का जो रुझान है मजलिस की तरफ वो देखने के काबिल है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लुकमान साहब कहा यही जा रहा है और देखा भी यही जा रहा है कि जो मुस्लिम इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत है, ज्यादातर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उन्हीं इलाकों से उतारे हैं और ऐसा महसूस किया जा रहा है। और क्योंकि जो सियासी माहिरीन हैं उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है बटेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वंचित अघाड़ी हो, चाहे एमआईएम हो या कांग्रेस हो, इनमें मुस्लिम वोट एक तरह से बटेगा। अब इंशाअल्लाह मुस्लिम वोट नहीं बटेगा, क्योंकि पिछले आप जो भी इलेक्शन देखते आए हैं वहाँ पर लोग कहते थे कि मजलिस के बारे में अपनी अलग अलग राय थी लोगों की। अब जो पिछला ख़ास तौर से लोकसभा का इलेक्शन था उसमें कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट आखिरी बार देख लिया, समाजवादी को आखिरी बार वोट देकर देख लिया, दूसरी पार्टियों को। अब मुसलमानों का साफ रुझान यही है
कि उनकी अगर कोई पार्टी है जो उनके लिए काम कर सकती है और उनके साथ साथ दलितों के लिए काम कर सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बाकी दीगर पार्टियां जैसा कि 60-70 साल से हमको बेवकूफ़ बनाती आ रही हैं, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर हमको बेवकूफ़ बनाती आ रही हैं। मुसलमानों को ये महसूस हो चुका है, दलितों को ये महसूस हो चुका है कि अब मजलिस ही वो पार्टी है जो उनके हक़ की लड़ाई लड़ सकती है, मजलिस ही वो पार्टी है जो उनको हक़, उनका इंसाफ दिलाने में, उनका हक़ दिलाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकती है। तो ऐसी सूरत में जहाँ जहाँ भी हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहाँ दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, और हमने लगभग जो टिकट दिए हैं लगभग 1/3 टिकट हमारे जो हैं गैर मुस्लिमों को गए हैं। उसमें SC भी हैं और OBC भी हैं और धनगर समाज के भी लोग हैं, उनको हमने टिकट दिए हुए हैं। क्योंकि ये सब हमारी जो पार्टी, ये पार्टी मजलिस जो है वो सिर्फ मुसलमानों के ही साथ लेकर काम नहीं कर रही है, मुसलमानों के अलावा दीगर तबक़ात को भी लेकर काम कर रही है। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में, आने वाले इस असेंबली इलेक्शन में आप देखेंगे कि भरपूर हमें तायद मिल रही है और भरपूर तायद मिलेगी और इंशाअल्लाह हमारी अच्छी सीटें आएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उम्मीद पर ही दुनिया एक तरह से कायम है। मैं बाल मुकुंद शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। बाल मुकुंद जी, क्योंकि कांग्रेस को दो जगह बहुत टफ फाइट का एक तरह से सामना है और कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही, चाहे हम हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। खासतौर से अगर हम दोनों रियासतों की बात करें तो इन दोनों स्टेट में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है बाल मुकुंद जी कि वो कांग्रेस के लिए एक तरह से नुकसानदेह साबित होंगी, कांग्रेस को परेशान करेंगी ये छोटी छोटी पार्टियां, चाहे उसमें मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, समाजवादी पार्टी हो, या हरियाणा में जो छोटी पार्टियां या नई जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं? देखिए, हमारा जो मुल्क है एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का देश है। इसमें सब लोगों को पार्टी बनाने का अधिकार है और जमहूरियत में हिस्सा लेने का अधिकार है। तो ये तो अच्छी भी बात है कि जिन लोगों को लगता है कि हम जनप्रतिनिधि बन करके जनता की सेवा कर सकते हैं वो अपनी पार्टियां भी बना सकते हैं और लोगों के बीच में खुले तौर पर भी जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज़्यादा समय शासन भी हमने दिया है। और दोनों स्टेटों में भी अगर देखी जाए यही दोनों स्थितियों में स्थिति उभर करके आती है, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में ज्यादातर समय हम शासन में रहे हैं। और हरियाणा में तो जहां तक मैं बात करना चाहूंगा, पिछले 10 साल लगातार हम UP 1 और UP 2 में शासन में रहे और उससे पहले भी हम हमेशा शासन में रहे, ज्यादातर समय हमने ही शासन दिया है। इसी तरह की स्थिति महाराष्ट्र में। तो जो छोटी छोटी पार्टियां होती है उनका अपना किसी किसी क्षेत्र में एक आध सीट पर वजूद होता है, उसी को लेकर के वो लोग पार्टियां बना लेते हैं। तो मैं समझता हूं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो एक कांग्रेस तो हमेशा एक नीति के साथ, विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है। दलित को, शोषित को, वंचित को, पिछड़े को, सब लोगों को साथ लेकर के, गरीब लोगों को, जो वंचित लोग हैं, जो आखिरी पायदान में बैठे, उसके लिए हम काम करते रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, सत्ता में उतार चढ़ाव होता रहता है, हार जीत भी चलती रहती है। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान शिवम त्यागी, बीजेपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। शिवम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शिवम, हरियाणा और महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं और दोनों जगहों पर अब अगर कैंपेनिंग की हम बात करें तो आखिरी एक तरह से पड़ाव पर यह कैंपेनिंग है। लेकिन हमने शिवम दोनों जगहों पर देखा जहां पर बीजेपी की लीडरशिप खासतौर से पहुंचती है, चाहे वो PM मोदी हो, अमित शाह हो या दूसरे लीडर, जो इलाकाई जो रीजनल इशू हैं उन पर फोकस नहीं किया जा रहा। हम देख रहे हैं कि 370 की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, लेकिन जो इलाकाई इश्यूज है और उन पर बात नहीं हो रही है। शिवम, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो मेरे कांग्रेस के मित्र बोले मैं उनको सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज़ शायद इको कर रही थी उनकी। दूसरा, जहां तक इलाकाई इश्यूज़ की बात है बिल्कुल हो रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बात हर जगह की है। अगर 10 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है तो उसमें महाराष्ट्र और हरियाणा भी है। इसके अलावा अगर हम ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे कोई और, तो वो कहीं ना कहीं हर किसी स्टेट्स को तो अफेक्ट करते ही थे। मुझे लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं। जहां हम शौचालय और उज्ज्वला की बात करते हैं तो जाहिर है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी है। अब आ जाते हैं लोकल इश्यूज और बाकी पार्टीज की बातों पर। तो हरियाणा में अगर हम बात करें कांग्रेस की तो आप देखेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा, जो खुद का कुनबा है, वही इकट्ठा नहीं है। तो जाहिर बात है जनता से, प्रदेश की जनता से वोट मांगने किस बेसिस पर जाएंगे? वहां पर अलग अलग तरह की कांग्रेस है। शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, सबके अपने अपने बयान रहे हैं
और इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने खुद 10 जनपद पर जाकर पहली बार सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो मुझे लगता है आज़ादी के बाद से शायद पहली बार हुआ है। तो अपने अंदर ही इतनी खोट है और जिस तरह से उनकी लीडरशिप मतलब नाकामयाब रही है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पूरे 5 साल काम करने में, और उसके बाद चुनाव के दौरान भी आपने उनके बयानात देखे। तो एक चीज वो, दूसरा महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में स्टेट में देवेंद्र, मतलब क्षेत्र में, प्रदेश में देवेंद्र और केंद्र में नरेंद्र का जो फॉर्मूला है बहुत सक्सेसफुल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी लगातार महाराष्ट्र के कार्य और कामों को लेकर आगे जाते रहे हैं, चीजें बहुत बेहतर रही है, वहां की जनता ने एक्सेप्ट किया है। और भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे जो शिवसेना है उसकी दोनों की जो हमारी पार्टनरशिप है वो वहां पर बहुत अच्छी रही है। आप देखिएगा इस बार जो चुनाव जो होने वाले हैं किस तारीख को, और उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट में अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हार जीत क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े मार्जिन से जीत रही है। ये मुझे लगता है इस बार देखने वाली बात है। बाल मुकुंद जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। बाल मुकुंद जी, जो बात शिवम त्यागी कह रहे हैं कि हरियाणा की अगर खास तौर से बात करें तो कांग्रेस कुंभा एक तरह से बिखरा हुआ है, चुनाव पर तो उनका फोकस ही नहीं है। जी देखिए, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ आपने जो शिवम त्यागी जी से सवाल पूछा था। बेसिक चीज आज इस देश में यही है। आप रीजनल क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, किसी क्षेत्र का अगर आज हरियाणा का चुनाव हो रहा है तो हरियाणा से संबंधित बात होनी चाहिए। मुद्दों को भटकाया जा रहा है। आप शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, आप स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे, आप रोजगार पे बात नहीं कर रहे, आप विकास पे बात नहीं कर रहे, आप बिजली पे बात नहीं कर रहे, आप पानी पे बात नहीं कर रहे, आप मकान पे बात नहीं कर रहे। आप ये बताइए, आपके पास मकान ही नहीं है तो आप शौचालय बनवाने की बात कर रहे हैं, धारा 370 की बात करें, वो एक देश में कानून बन गया। आप 3 तलाक की बात करें, आप बंटवारे की बात करें, आप धर्म की बात करें, राजनीति में जात पात की आप बात कर रहे हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और महाराष्ट्र के मामलों में भी मुझे अच्छी खासी जानकारी है चीजों की। आप हरियाणा में देखिए, हम क्योंकि एनसीआर कैपिटल एक नेशनल रीजन में रहते हैं, दिल्ली के चारों तरफ का जो ढांचा है कांग्रेस ने जिस तरीके से विकास किया, मेट्रो का जाल बिछाया, हम गुड़गांव तक मेट्रो लेके गए, फरीदाबाद तक लेके गए, बहादुरगढ़ तक लेके, पूरे 5 साल में बीजेपी की सरकार ने 1 किलोमीटर मेट्रो नहीं बनाई। ये बात करते हैं केवल बंटवारे पर आकर के। 3 बार मेरे प्रदेश में सेना बुलानी पड़ी, 100 से ज्यादा लोगों को सरकार की सेना की गोलियों से भूनना पड़ा। ये इनका एक मॉडल है। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान की आजादी से आज तक हरियाणा में कोई एम्स नहीं था। हम पहले बार एम्स हम लेके आए, हमने बाड़सा में एम्स बनाया। 19 हमने यूनिवर्सिटियां बनाई हमारे 10 साल के शासन, 2005 से 2014 10 साल का हमारा शासनकाल रहा। हमने 19 सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटियां बनाई। उसमें मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में। बाल मुकुंद जी, जब इतना काम कांग्रेस ने किया था तो 2014 में कांग्रेस को क्यों नकार दिया हरियाणा के लोगों ने, जब इतना ही ज्यादा काम कांग्रेस ने किया था? मैं बताता हूं, इस देश का दुर्भाग्य है कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने मिलकर के पहले 2 सीटों से ये 85 पर आए, भगवान राम का नाम लेकर के, आज तक भगवान राम तप्पड़ में बैठे हुए हैं। छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा करके ये पिछले 5 साल में किया क्या है? जीडीपी देखो रसातल में चली गई, बेरोजगारी आज तक का पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा 17 बेरोजगारी का, महिलाएं असुरक्षा विश्व में पहले नंबर पे हमें। ये लोग करते क्या रहे? ये आप इनसे अगर कोई सवाल पूछ ले, बंटवारे की राजनीति करते रहे। अब 370 शिवम देखिए, जीडीपी और बेरोजगारी हमेशा अपोजिशन की तरफ से उठाया जाता है। शिवम त्यागी, इस पर बीजेपी आखिर क्यों नहीं बोलती है? महिला सुरक्षा, देखिए मुझे लगता है बिल्कुल उठाया जाना चाहिए और उठाना बहुत सही है, बिल्कुल दोहरा नहीं है इस बात में। और खास तौर पे विपक्ष की ये भूमिका है कि जहां पर सरकार को वो घेर सकते हो घेरे, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से वैश्विक मंदी रही है और उसका असर अगर हम देखें तो इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पड़ा है। जहां तक बात भारत की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, आज भी अगर अबू आप देखेंगे तो इस दुनिया में टॉप 6 में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस पे है, सबसे बेहतर जो है उसकी स्पीड है। और आने वाले समय में जिस तरह से आईएमएफ के पिछले आंकड़े अगर आप उठाएंगे और उनके स्टेटमेंट उठाएंगे तो उन्होंने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है और जो जीडीपी है वो आने वाले समय में चीन को भी पीछे छोड़ देंगी। मैं चीन की ही आपको एक पीपल्स रिपब्लिक उनका एक अखबार है, उसी में एक दिन की रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं कि एक दिन में उनके यहाँ 30,000 से ज्यादा नौकरियां गई। मैं मानता हूं सुस्ती है, मंदी तो नहीं है लेकिन सुस्ती है
और जो सरकार है भारत की इस समय वो उस पर लगातार कार्य करने में सक्षम है, लगातार कार्य कर रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि वैश्विक मंदी का जो असर है वो सिर्फ भारत पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ा है। और मैं छद्म राष्ट्रवाद की एक बार बात कर देता हूं। जैसा मेरे मित्र ने कहा कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 में वोट लिया। इस देश की जनता इतनी समझदार है, इस देश की जनता इतना समझती है। 2014 में जिन मुद्दों पर हमने वोट मांगा था, 411 वादे थे हमारे मैनिफेस्टो में, जिनमें से 395 पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं काम कुछ ना कुछ शुरू कर दिया है। दूसरी बात, अगर 370 को हटाना छद्म राष्ट्रवाद है तो हां, हम छद्म राष्ट्रवादी हैं। अगर 3 तलाक जैसी कुरीति को हटाना इस देश से छद्म राष्ट्रवाद है तो हां, हम राष्ट्रवादी सरकार हैं। राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश की एकता और अखंडता पर कोई कॉम्प्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार तो बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, मैं लुकमान नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। लुकमान साहब, जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में सावरकर को बीजेपी ने एक तरह से जगह दी है और कहा है कि भारत रत्न उन्हें देने की सिफारिश करेगी, क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव को एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश की गई है? चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश के साथ साथ चुनाव को ख़राब करने की कोशिश की गई है। देखिए, सावरकर साहब को अगर वो देना चाहते हैं, बल्कि साहब तो मैंने कह दिया इसलिए कि मैं स्टूडियो में बैठा आपका कैमरे पर हूँ, इस तरह मुझे कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो असंवैधानिक हों, बल्कि मैं कहता हूँ कि सावरकर को अगर देना चाहते हैं तो गोडसे को भी दे दें, गांधी जी के कातिल को भी दे दें। इनके हाथ में सब कुछ है, इंसाफ उनके हाथ में, अदालत उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, सत्ता सब उन्हीं की है, जिसको चाहे दे दें। ये तलाक के मुद्दे की बात करते हैं, इनसे आप रोज़गार मांगे तो तलाक की बात करते हैं, इनसे आप कहिए फैक्ट्रियां बंद हो रही, कंपनियां बंद हो रही हैं, वो कहते हैं 370 ले लो। अरे भाई, जो मुल्क के असल मुद्दे हैं उन पे बात करने के बजाय ये वो मुद्दों में बात करते हैं, बहकाने की बात करते हैं, भटकाने की बात करते हैं। आप तलाक की बात कर रहे हैं, 28 लाख से 35 लाख के दरमियान जो वो औरतें, जो मुस्लिम, जो हिंदू ख़वातीन जो बैठी हुई हैं, जिनके शौहर ने उनको छोड़ रखा है, जो अपना लग कहाँ किसी आश्रम में कहीं ज़िंदगियाँ गुजार रही, उनके बारे में कोई कानून बनेगा क्या? उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई कानून बनेगा? कहीं बीजेपी सरकार, बीजेपी के नुमाइंदे बैठे हैं, मैं उनसे बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि इनके लिए कोई कानून बना दें, वो अपने घर वापस आ जाएँ। हमारे नरेंद्र मोदी साहब की बीवी मोहतरमा वो भी बैठी, उनको ही बुला लीजिए आप। उनके उद्धान में कुछ नहीं करेंगे आप मुस्लिम उद्धान की बात करेंगे, मुस्लिम खवातीन के मुताल्लिक बात करेंगे। आपको जो काम करने हैं जनाब, वो काम आप करते नहीं हैं, जो काम आपको नहीं करने वो आप काम करते हैं। जिन कामों का ताल्लुक आवाम से है, आवाम के रोज़गार से है, उनकी ज़िंदगियों से है, उनके बच्चे भूख के मारे तड़पते हैं, कहीं पर चावल न मिलने से आदमी मर जाता है, कहीं पर दवा न मिलने से लोग मर रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं लोग मर रहे हैं, आप 3 तलाक लिए बैठे हैं, आप 370 लिए बैठे हैं। अरे भाई, बच्चों की फिक्र कीजिए, जो बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल, उनको आप देखते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है। लुकमान साहब, आपकी नजर में 370 जरूरी नहीं था? लुकमान नदवी साहब, क्या 370 आपकी नजर में जरूरी नहीं था? एमआईएम की नजर में 3 तलाक क्या एमआईएम की नजर में जरूरी नहीं था? लुकमान नदवी साहब, 3 तलाक के मुताल्लिक इनका जो कानून बनाया है वो सरासर गलत कानून है। वो मुसलमान महिलाओं पर जुल्म है। ये एक मजहबी मामला है, मजहबी इस्लाह का मामला है। ये हम लोग मजहबी मामलात में मुसलमान खुद सक्षम है, वो अपना इंतजाम कर लेंगे। नहीं तो अपोजिशन कहां उतरा इस इशू को लेकर सड़कों पर? लुकमान नदवी साहब, इंटरफेयर करना। लुकमान नदवी साहब, अपोजिशन तो गायब रहा इस इशू पर, कहां सड़कों पर उतरा? पार्लियामेंट में भी आप देखिए तो एक अकेले असदुद्दीन अवैसी ही नजर आए, बाकी पूरा अपोजिशन तो गायब था। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये सारे लोग, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दीगर पार्टियां हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कोई भी पार्टी हो, ये सारे के सारे लोग असल में खिलाफ हैं उन ताकतों के जो ताकतें इनको ताकत देती थी। मुसलमानों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं। ये दलितों के खिलाफ कोई कानून बनेगा, वो यहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे। शिवम कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? जी शिवम, कांग्रेस वॉकआउट देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ अपने मित्र को। सबसे पहले
तो अगर इन्होंने एक चीज जो शुरुआत में कही वो ये कही कि इनको जो चीजें करनी चाहिए सरकार को वो चीजें ये करती नहीं है और जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो करती हैं। माफ कीजिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम वो चीजें करते जिनकी जरूरत नहीं है इस देश को, तो इतना बड़ा मैंडेट 2019 में और लगातार चुनाव नहीं जीतते। इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। एक चीज। दूसरा, अब आ जाते हैं गोडसे और सावरकर पर। माफ कीजिए, जब आप गोडसे और सावरकर को एक जगह रखते हैं तो इस देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं को कटघरे में कर देते हैं। अगर आपने उनके लेटर पढ़ लिए होते तो आप ये नहीं कहते। खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि वीर सावरकर इस देश के एक बड़े देशभक्त, राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेटर बहुत लंबा है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। और तीसरी बात, इन्होंने कहा 3 तलाक के मामले में कि हम उसके खिलाफ हैं, ये हमारे इस्लाम का मामला है, ये धर्म का मामला है। साहब, इस देश में धर्म के मामले और भी बहुत सारे थे। जब इस देश में 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उससे पहले सती प्रथा, बाल विवाह, तमाम तरह की चीजें हमारे धर्म में भी थी। जब हमने वो छोड़ के हिंदू मैरिज एक्ट या फिर ये कहिए एक व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था के सामने आ गए हम, तो आप भी आ जाइए। भाई, ये खास स्टेटस किसी के लिए क्यों? हिंदुस्तानी पीनल कोर्ट में या हिंदुस्तानी कोर्ट में एक व्यवस्था है, उसके तहत सबका ट्रायल चलना चाहिए, सबको सजाएं होनी चाहिए। ठीक है, लुकमान साहब बहुत जल्दी इसका जवाब दे दीजिए। मैं फिर बालमुकुंद जी आपके पास आ रहा हूं। लुकमान नकवी साहब, आप जो है, आप जिस राह पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर चल रही है, संविधान को खत्म करने के लिए, आप संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। संविधान ने यह हमें अख्तियार दिया है, हम जिस मजहब पर जिस तरह चाहें उस तरह अमल कर सकते हैं और उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। हम खत्म करना चाहते हैं जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं मानते थे, कुरान में भी कहीं नहीं है, वो व्यवस्था हम खत्म करना चाहते हैं। माफ कीजिए, मैं मेरे शब्द को गलत तरह से नहीं, अल्लाह का इस्लाम कबूल होना चाहिए इस पूरी दुनिया में। कोई व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहते, कोई जगह नहीं है, और अगर हो तो आप मुझे बता दीजिए। आप कोई व्यवस्था खत्म करना नहीं चाहते हैं? नहीं, आप कोई व्यवस्था खत्म करना नहीं चाहते हैं, आप मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। आप दरअसल व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं। इस देश की जनता बार-बार इस बात को जवाब दे रही है। अगर हम मुश्किलात पैदा करते तो इस देश की जनता में इतना सेंस, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। आज के जमाने में जहां मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तमाम चीजें हैं, अगर किसी व्यक्ति या किसी महिला पर भी अत्याचार हो रहा है तो वो आवाज उठाने के लिए फ्री है। और अगर आवाज उठ रही हैं तो सरकार के साथ उठ रही हैं, अगर खिलाफ भी उठी हैं तो उनको भी सुना गया है। मैं कहता हूं इस देश की जनता खुश है, इस देश की जनता इस सरकार को चाहती है, और उसका प्रमाण उन्होंने 2019 में दिया। और यकीन मानिए, जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अभी तक पोल्स आ रहे हैं, लगातार हरियाणा के पोल्स आ रहे हैं, आप इस बार मैंडेट जो देखेंगे, आप खुद इसको एनालाइज करेंगे कि मार्जिन कितना बढ़ने वाला है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बालमुकुंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर शिवम कह रहे हैं कि जीत तो पक्की है बीजेपी की महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में, लेकिन ये मार्जिन कितना बड़ा होगा, ये जीत कितनी बड़ी होगी, ये 21 तारीख को लोगों को और वोटर्स को तय करना है। क्या वाकई में बालमुकुंद कुछ तस्वीर ऐसी ही है? क्या हरियाणा में भी, क्योंकि पहली बार शिवसेना और कांग्रेस काफी दिनों के बाद, माफ कीजिएगा, शिवसेना और बीजेपी एक साथ आ रही हैं, और इसके अलावा हरियाणा में लगातार बीजेपी कहती रही कि कांग्रेस का खैमा एक जगह नहीं है। क्या वाकई में सच्चाई यही है बालमुकुंद जी? देखिए, जिस तरीके से शब्दों की बात इन्होंने की, मैं भी माफी के साथ कहना चाहूंगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सौदागर लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, चीजों को तोलते हैं। भाई, सब प्रजातंत्र में, व्यवस्था में हार जीत भी चली रहती हैं और मैंडेट भी बड़े बड़े मिलते रहे हैं। हमें तो 400 से ज्यादा लोकसभा में मिली है, 75% मेजोरिटी में भी हम आए हैं। चीजें क्या हैं जो मेरे दूसरे साथी ने जैसे बताया, मैं भी उसको विस्तृत रूप में लेके जाना चाहता हूं। जिन्होंने बताया 370 ये खत्म करते हैं, अगर 370 पे आते हैं तो दूसरी स्टेट में जाकर के 371 पे बोलते हैं कि 371 को हाथ नहीं लगाएंगे हम। यानी कि हिंदुस्तान की 11 स्टेटों में अभी हम जमीन नहीं खरीद सकते। हम खुद गुजरात में जमीन नहीं खरीद सकते, जहां से प्रधानमंत्री अमित शाह आते हैं। मैं दावे के साथ, आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, बाहर का आदमी हिंदुस्तान का गुजरात में जाकर के जमीन नहीं कर सकता, खेती किसानी नहीं कर सकता। ये दूसरी स्टेटों में जाकर के 371 को हाथ नहीं लगाएंगे। एनआरसी पर जब एनआरसी का रिजल्ट आता है, इतना कुछ करने के बाद, उसमें जो लोग चिन्हित किए जाते हैं, उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। उसमें ये बंटवारा करते हैं कि घुसपैठियों को हम छोड़ेंगे नहीं, शरणार्थियों को जाने नहीं देंगे। भाई, आप कैसे फैसला कर सकते हैं चीजों का?
हर चीज को ये तो मुद्दों पर मैं अभी भी कहता हूं, ये बेरोजगारी पे बात करें, ये बिजली पानी सिंचाई पे बात करें, ये कृषि पे बात करें, किसान आत्महत्या कर रहे हो उन पे ये कोई बात करें, शिक्षा पे ये बात करें। मेरी स्टेट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा किसी भी मुद्दे पर ये डिबेट में रुक नहीं सकते। मैं पिछले 3-4 से चिल्ला करके डिबेटों में बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी ये नहीं बताए कि हमने 1 किलोमीटर दोनों स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, किसानों का इशू बहुत बड़ा है। खासतौर से हरियाणा में अगर हम बात करते हैं, बीजेपी आखिर किसानों पर क्यों नहीं बात कर रही है? देखिए, मुझे लगता है किसानों का इशू वाकई बहुत बड़ा है। अबू आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार इस पर संवेदनाओं के साथ और बिल्कुल संवेदनहीन सरकार नहीं है। इस पर लगातार काम करने की कोशिश और प्रयास लगातार जारी हैं। जहां तक बात किसानों को लेकर है, ये देश हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री ने बटल पर खड़े होकर कहा है कि 2024 तक हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। हम जिस तरह से, मैं आपको और तमाम जगहों के एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, कृषि में हम किसी हद तक बहुत बेहतर कर रहे हैं और जहां तक बिजली पानी की समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वहां पर भी लगातार देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह की चरमराती हुई व्यवस्थाएं हमारे हाथ में आई थी, उनको देखते हुए 5 साल लेकिन किसानों की खुदकुशी नहीं रुकी। प्रदेश की सरकार लाख दावे ये सरकार कर ले शिवम त्यागी, लेकिन किसान आज भी खुदकुशी कर रहे हैं, किसान आज भी परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुर्भाग्य का विषय है अबू, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों की अगर आपने बात करी, बिल्कुल सही है, खुदकुशी नहीं रुकी, लेकिन मैं कहता हूं उसमें भारी कमी लाना इस सरकार की एक प्राथमिकता है। किसान हमेशा हर एक पॉलिसी में, इस देश की सरकार की पॉलिसी में, प्रदेश की सरकार की किसी भी पॉलिसी में किसान सबसे पहले और प्राथमिकता पे है, जैसा कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट पेश करते वक्त कहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कहा तो किसानों के बारे में हमेशा जाता है, लेकिन किया नहीं जाता है। बदकिस्मती तो यह है शिवम कि किसानों के लिए किया नहीं जाता, कहा तो बहुत जाता है, लंबी लंबी तकरीरें और भाषण होते हैं और वादे किए जाते हैं, लेकिन किया नहीं जाता उनके लिए। मैं लुकमान नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट टाइम मेरे पास बचा है। लुकमान नदवी साहब, 2014 में हमने देखा था कि एमआईएम ने पहली बार महाराष्ट्र में हैदराबाद के बाहर कहीं खाता खोला था और सबको चौंका दिया था। क्या 2019 में भी एमआईएम चौंकाने जा रही है? जी बिल्कुल चौंकाने जा रही है। और आप देखिएगा कि इस वक्त हमारे लगभग 44 कैंडिडेट्स हैं और आप ये देखेंगे कि हमारे कम से कम 15 से 20 हमारे एमएलएज इंशाल्लाह होंगे असेंबली में। और आपको बताएं कि ये जो अभी एक बात उन्होंने हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कही, मैं एक बात कह दूं उसमें किसानों के बारे में। अभी महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रदेश है जहां पर, ऐसा प्रदेश है जहां पर किसान सबसे ज़्यादा मरते हैं, सबसे ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। चंद रोज़ पहले की एक बात है कि एक शख्स खुदकुशी के लिए किसी खंबे पे चढ़ गया था। हमारे एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने वहाँ जाकर लोगों को बुला करके मन्नत समाजा करके उसको कैसे उतारा। मालूम पड़ा उसके ऊपर कर्ज है, किसान है, वो जान देने जा रहा था। लेकिन सरकार जो इन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब की तारीफ़ की, देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपने दौर में जो इससे पहले की सरकारों में जो खुदकुशी होती थी किसानों की, उनके दौर में बढ़ी है, घटी नहीं है। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल ये तो सच्चाई है कि हालात किसानों के सुधरे नहीं है। लाख दावे किए जाए, लाख वादे किए जाए, लेकिन किसानों की हालत सुधरी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि एक बार फिर वोटर के हाथ में मौका है, किसानों के हाथ में मौका है, अवाम के हाथ में मौका है कि वो किसके हाथ में इक्तदार और सत्ता देते हैं। 21 तारीख जाहिर सी बात है उस दिन अवाम को ही फैसला करना है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा